अध्याय और सियासत की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। जेडीयू ने अपनी सीटों की सूची बीजेपी को सौंप दी है। जेडीयू की तरफ से अपनी सीटों की सूची बीजेपी को सौंपी गई है। अधिकांश सीटों पर मामला सुलझा लिया गया है और कुछ सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। सीटों का मसला सुलझने का जेडीयू की तरफ से उम्मीद जाहिर किया जा रहा है। एलजेपी को लेकर हालांकि जेडीयू ने अपने स्टैंड को साफ किया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि यह बीजेपी को तय करना है, एलजेपी का क्या होगा, क्या करना है उनके साथ। जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए पटना से। संजय, क्या रात दिन सुबह शाम पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना और एक बार आज फिर से मुलाकात, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन उससे पहले जेडीयू के सीटों को जो सूची बीजेपी को सौंपी गई है, यह मान लिया जाए कि तमाम पेच सुलझा लिए गए हैं? बिल्कुल विभा, आपने सही कहा। और विश्वास सूत्रों की माने तो तकरीबन 250 से अधिक सीटों पर तस्वीरें साफ हो गई है। 1.5 से 2 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर दोनों तरफ से पुरजोर दावे हैं, चाहे वो जदयू के दावे हों या फिर आप कह सकते हैं भाजपा के दावे हों। कल 4 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली है दोनों पक्ष के नेताओं के बीच। जदयू की तरफ से विजय चौधरी और ललन सिंह प्रारंभिक दौर में थे, तो दूसरी तरफ सुशील मोदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल थे। बाद में इसी कड़ी में जो मीटिंग चल रही थी उसमें जदयू की तरफ से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और जदयू संगठन के महासचिव आरसीपी सिंह जो है वो शामिल हो गए। सीट टू सीट चर्चा हुई है। और 2010 में जो दोनों पक्षों के बीच तालमेल हुआ था जदयू और भाजपा के बीच, और 2015 में जो जीती गई सीटें हैं, इसको आधार बनाते हुए वार्ता हुई दोनों पक्षों के बीच। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राजीव जी, क्या मौजूदा स्थिति है, किस तरीके से बातचीत हुई और अब कहां जाकर मामला अटका पड़ा है? देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सीटों पर साझा ऐलान हो जाएगा। और जब भी ये बातें कही जाती हैं एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर, तो मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें 2 दशकों से ज्यादा हमारा साथ है, अनेक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ लड़े हैं और कभी कोई असमंजस नहीं रहा है। इस बार भी ज्यादातर जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं और केवल आधिकारिक तौर पर ऐलान होना। संजय, लेकिन सवाल जरा पूछिए कि अगर सब कुछ स्पष्ट है तो फिर वक्त इतना क्यों लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल था जो जहां पेच फंस रहा है। 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर कहा तो यह जा रहा है कि भाजपा की कई सीटों पर जदयू अपना दावा कर रहा है। क्या यह बात सही है? अगर ऐसी बात है तो क्यों है ऐसी बात? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आधिकारिक तौर पर साझा ऐलान नहीं होता है, तो जिस तरह से इन बैठकों का स्वरूप है और जो गोपनीयता बरती गई है, उसके बाद कितने सीटों पर गत्यावरोध है, ये केवल अटकल लगाए जाने की स्थिति है। दरअसल होमवर्क दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा कर लिया है और उस पर दोनों की आप परस्पर सहमति भी हो गई है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं के अनुरूप 3/4 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की एक बात तो है कि महागठबंधन ने आपसे पहले सीट शेयरिंग का मसला जो है सुलझा लिया, भले ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ। मैं समझता हूं सुलझाया नहीं, उलझा लिया है। और पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए इतना नकारात्मक संदेश गया है और एक अनैतिक राजनीति का भंडाफोड़ हुआ है। जिस तरह से वो रेवड़ियां बांट रहे थे और लोगों को भ्रम में, जिस तरह से उन्होंने जनता को भ्रम में डाला, 10 लाख नौकरियां और इस तरह के कई अनेक वायदे, उसी तरह से साथियों के साथ भी उनका व्यवहार वही था और जिसका पर्दाफाश। एक मसला आपके पास भी लटका पड़ा है, लोजपा का क्या होगा? लोजपा की स्थिति जो है कैसे स्पष्ट हो पाएगी कि वो एनडीए में शामिल रहेगा नहीं रहेगा? तमाम जो बातें हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, एलजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बिल्कुल विभा, राजीव रंजन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तस्वीरें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। और लोजपा के मसले पर आपने सुना कि उनका यह कहना है कि यह भाजपा के साथ गठबंधन है लोजपा का, उसमें जदयू को दखलंदाजी नहीं देनी है। लेकिन सवाल अब भी है कि लोजपा का क्या होगा?
ये स्टैंड होना क्लियर होना अभी बाकी है। बिल्कुल, क्या ये स्टैंड आज क्लियर हो जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। राजीव रंजन जी आपका भी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है दिल्ली में। ये केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होती हुई नजर आएगी। सीट शेयरिंग पर चर्चा इसके दौरान होनी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बैठक जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव बताई जा रही है। पटना में कल देर रात तक जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, इसके बीच बैठक होती रही। बैठक के बाद बीजेपी के नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और अब सबकी निगाहें आज की इस महत्वपूर्ण बैठक पर। और सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, हर रोज एक ही सवाल और उस सवाल का जवाब हमेशा इंतजार में ही तब्दील होता है। क्या माने कि आज ये इंतजार खत्म हो जाएगा, आज सब कुछ साफ कर दिया जाएगा एनडीए की तरफ से? देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे है। उसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले जेडीयू बीजेपी का जब तक अलायंस क्लियर नहीं आता है, उसकी तस्वीर सामने नहीं आ जाती है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर दोनों का ऐलान नहीं होता है कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, अब तक ये फाइनल नहीं हुआ है, सामने तस्वीर सामने नहीं आई है। पिछली बार भी आपने देखा लोकसभा चुनाव के वक्त जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे, साथ में उस वक्त अमित शाह थे, इन लोगों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि बराबर बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो उस तरह की कुछ तस्वीर अब जब तक सामने नहीं आती है तब तक बीजेपी की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले से निर्धारित है, लिहाजा आज की बैठक। अमितेश, इस बैठक को कैसे देखा जाए? क्या इस बैठक में बीजेपी ये तय करने वाली है कि वो इस स्टैंड पर कायम है, कितनी सीटों पर वो लड़ने जा रही है, या फिर इस बात पर, जबकि जेडीयू ने अपनी सीटों की सूची थमा दी है बीजेपी को, तो इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कैसे एलजेपी को मना लिया जाए और इतनी ही सीटों पर क्या लड़ना है या नहीं लड़ना है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, कल जो दिन भर की बैठक चली पटना में, लगातार मैराथन बैठक हुई, उसमें जेडीयू ने भी बीजेपी को बता दिया कि हमारे ये उम्मीदवार हैं, ये इन सीटों पर हम चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। दोनों के बीच में एक तरह से बातचीत हुई है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाए। एलजेपी को इसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है? एलजेपी को यह तय करना है कि वो साथ होगी या नहीं होगी? बीजेपी की तरफ से अब कोई इनिशिएशन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, एक बात इसको समझना होगा कि बीजेपी का गठबंधन एलजेपी से है। जेडीयू बार बार ये कह चुकी है कि बीजेपी को जितनी सीटें मिलेंगी, चाहे 121 122 का फिगर जो कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, उसमें से एलजेपी को देना होगा। यानी बीजेपी एलजेपी को एडजस्ट करेगी, दूसरी तरफ जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को एडजस्ट करेगी। तो चलिए, शाम 6 बजे तक का यानी कि इंतजार करना होगा जब ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी सामने साझा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर जिसमें आरजेडी फेज वाइज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती हुई नजर आएगी। ये कहा गया है कि आरजेडी फेज वाइज अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करेगा। आज पहले फेज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। किसी भी वक्त उम्मीदवारों की सूची को जारी किया जा सकता है। तो महागठबंधन ने सीटों को लेकर कल ही स्थिति साफ कर दी। अब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ उम्मीदवारों की सूची जो है वो फेज वाइज जारी की जाएगी। और सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये माइलेज साइकोलॉजिकल महागठबंधन ने ले लिया, सीटों में कितनी सीटें किसके पास, अब उम्मीदवारों को लेकर के भी वो आगे है एनडीए से? देखिए, निश्चित तौर पे विवाह माइलेज साइकोलॉजी जो है वो महागठबंधन ने लिया है और सबसे बड़ी पार्टी चूंकि आरजेडी है, तो आरजेडी जो है अपने उम्मीदवारों की, चूंकि फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो 28 तारीख को होना है, तो इसको देखते हुए फर्स्ट फेज का जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन की तारीख जो है वो चल रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान आज आरजेडी कर सकती है। और जो हमारे सूत्र हैं आरजेडी के, उनसे ये सटीक जानकारी मिली है कि आज देर शाम होते होते फर्स्ट फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं आरजेडी कोटे के, उनकी सूची आरजेडी जारी कर देगी। इसके साथ ही सिंबल देने का जो काम है तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के हाथों, वो भी शुरू हो जाएगा। तो तमाम जो अमित, इसके पीछे की एक वजह ये भी है क्या कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार किनको रखा जाता है, ये दूसरे फेज से देखा जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि हमारे कैंडिडेट उनके सामने कौन होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, राजनीति में जीत और हार ये सबसे अहम चीज होती है और ये तब
तय होता है जब प्रतिद्वंदी की हैसियत ली जाए। तो कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में आरजेडी भी रख रही है, एनडीए के घटक दल भी रख रहे हैं, और यही वजह रही कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उसमें इतने दिनों तक महागठबंधन को भी वक्त लगा सार्वजनिक करने में कि किस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं, किस सहयोगी को कितना सीट दिया जा रहा है। और अभी एनडीए यानी कि आज देर शाम तक का इंतजार करना होगा जब उम्मीदवारों की पहली सूची महागठबंधन की तरफ से सामने रख दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत की एक और बड़ी खबर, पूर्व मंत्री श्याम रजक के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई। जी हां, श्याम रजक की मुश्किलें बढ़ती हुई इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि फुलवारी शरीफ से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बताते चले कि श्याम रजक के लिए अब मसौढ़ी सीट का विकल्प ही बचा हुआ है। मसौढ़ी से आरजेडी के विधायक हैं रेखा देवी, जिनका टिकट इस बार कट सकता है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आए श्याम रजक इस उम्मीद के साथ, लेकिन अब मसौढ़ी सीट जो है वो उनके विकल्प के तौर पर सामने है। इसके अलावा इस वक्त स्थिति उनकी जरूर परेशानियों भरी। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। इसके साथ ही अश्विनी चौबे ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत में जल्द सुधार की भी कामना की। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगे और बिहार चुनाव में मार्गदर्शन करेंगे। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एक साथ चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। जहां तक आप जानते हैं कि हमारे लोजपा के बड़े नेता जो अभी स्वास्थ्य उनका कुछ बिगड़ जाने के कारण वो अस्पताल में अपने इलाज में हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो जल्द ही शीघ्र स्वस्थ होकर के हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बीच मुकेश सहनी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और वीआईपी ने रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि सहनी क्या करेंगे। कई दिनों से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी था। शनिवार की शाम सभी दलों के नेता सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मीडिया के सामने आए। फॉर्मूला की बात भी आई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि ऐलान के साथ ही वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और उनके समर्थकों ने बगावती तेवर दिखा दिए। मुकेश इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तेजस्वी के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। 25 सीटों के साथ डिप्टी सीएम के पद का वादा किया गया था, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया गया। अति पिछड़ा का बेटा अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं गठबंधन से बाहर जा रहा हूं। पीठ धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोगा गया। कल तक 25 सीट और डिप्टी सीएम का बात था, इसके लिए सिर्फ धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोगा गया है। महागठबंधन के डीएनए में गड़बड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कांग्रेस नेता के संबोधन से हुई। कांग्रेस ने तेजस्वी की तारीफों के कसीदे गढ़े। बारी तेजस्वी की आई तो तेजस्वी ने कहा महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं। वहीं लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन में 29 सीटें मिली हैं, जिसमें सीपीएम को 4, सीपीआई को 6 और सीपीआई-एमएल को 19 सीटों की घोषणा की गई है। तेजस्वी ने कहा कि वीआईपी और जेएमएम को आरजेडी अपनी खाते की सीटों से कंपेंसेट करेगा। 2015 में प्रदेश के युवाओं ने एक आशा और आकांक्षाओं के साथ
भाई तेजस्वी में देखा और एक उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश सहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं। गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, लेकिन महीनों चले मंथन के बाद जो कुछ हुआ उसे महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छा तो नहीं माना जा सकता। अब मुकेश सहनी का रुख आगे क्या होता है, इस पर बिहार की सियासत की नजर रहेगी, लेकिन जो तेवर देखने को मिले वो आरजेडी के लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो सियासत की एक और बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करा दूं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे मुकेश सहनी, जिनकी तरफ से बताया जाएगा कि महागठबंधन छोड़ने के बाद अब उनकी अगली रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। इसका खुलासा संभवतः किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ किसके साथ जाकर वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं, इसकी घोषणा भी की जा सकती है। और बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने आरोपी की कार में जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। ये वो आरोपी की कार जिस पर जमकर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़ित बच्ची की बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को बहला फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वो खुद को जेडीयू का ग्रामीण जिला अध्यक्ष बता रहा था, साथ ही वो ठेके के पट्टे पर भी काम करता था। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, आरोपी को लेकर कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? घटना हुई उसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल आरोपी की अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में आरोपी की गिरफ्तारी होगी और पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। बहरहाल लोगों को कल देर रात शांत कराया जा सका पुलिस के द्वारा, और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। ओम प्रकाश, जेडीयू का ग्रामीण जिला अध्यक्ष अपने आप को यह शख्स बता रहा था, इसको लेकर के, इसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर कोई जानकारी? जी, उसके गाड़ी के नेम प्लेट पर जेडीयू जिला अध्यक्ष का एक तख्ता भी लगा हुआ था, जिसे लेकर लोग भी बता रहे थे कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध था। वहीं वो खुद को समाज से रूप में भी प्रदर्शित करता था। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं जेडीयू के जो संगठन के लोगों से हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि कहीं ये शख्स जो था वो उस पार्टी से जो चलिए प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कि युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के आयाची ग्राम की है, जहां NH 28 के एक 20 साल के युवक का शव बोरे में बंद बरामद किया गया। मृतक का नाम सूरज है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया। सूरज के पिता रिटायर्ड नौसैनिक हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां ग्रामीणों की पिटाई से घायल युवक की मौत हो गई। महिला से प्रेम प्रसंग के मामले में बीते 29 सितंबर को ही ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की थी। इलाज के लिए युवक को पटना के PMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामला जहानाबाद के शकूराबाद के फौलादपुर गांव का है। मृतक मोहम्मद नसीम के पिता के बयान पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है।
मॉब लिंचिंग का शिकार ये शख्स जिसकी मौत हो चुकी है। जेएमएम के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी का अंतिम संस्कार उनके मधुपुर के पैतृक गांव पिपरा में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कल रांची में निधन हो गया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद हाजी हुसैन अंसारी को 23 सितंबर को मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन शुक्रवार को दोबारा जांच में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हाजी हुसैन अंसारी के निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तेजस्वी के करीबी विधायक संजय यादव छोड़ सकते हैं पार्टी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेजस्वी के करीबी हैं विधायक संजय यादव, जो आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं। काराकाट से आरजेडी विधायक है संजय यादव। टिकट कटने की वजह से नाराजगी सामने आ रही है और पाला बदल सकते हैं संजय यादव। संजय के साथ आरजेडी के 4 और विधायक भी पाला बदल सकते हैं। तो काराकाट से आरजेडी विधायक संजय यादव अब आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि टिकट कटने की वजह से नाराजगी है और इसी नाराजगी के फलस्वरूप वो अब टिकट न मिलने से आरजेडी का दामन छोड़ने वाले और उनके साथ 4 और विधायकों के अभी जिक्र सामने आता हुआ जो आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं। तो काराकाट से आरजेडी विधायक है संजय यादव, जिनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आती हुई। टिकट कटने की वजह से नाराज और अब वो पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं। आरजेडी के 4 और विधायक भी पाला बदल सकते हैं, जो खबर इस वक्त पहुंच